ये जो तुमने टेस्ट दिए थे तो 34 रिस्पॉन्सेज आई थी, और उसमें से जो एवरेज स्कोर है वो 36.59 है। मतलब 40 के आसपास एवरेज है, पर मेरे हिसाब से जिनके 50 से ऊपर आ रहे हैं ना, तो उनके ठीक है उनका स्कोर। 50 से ऊपर तो आ ही जाना चाहिए था इसमें, और एवरेज 36 है। तो इससे 40 से जिसके नीचे आए हैं ना, तो उन्हें थोड़ी मेहनत कर लेना, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम्हारे 8 क्वेश्चन तो पिछली बार भी आए थे, 9 आए थे वैसे, 8 डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो कोशिश करना कि इसको, अगर जो मैं आज बता रहा हूँ ना, जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं, तो जो पॉइंट उसमें समझ में नहीं आया होगा पहले क्लास में, तो वो मेरे से पूछ लेना, जिससे क्लियर हो जाए, फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था, स्प्रिंटिंग स्पीड इज डेवलप्ड बेस्ट थ्रू। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन है वो इंटरवल ट्रेनिंग है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इंटरवल ट्रेनिंग होता क्या है। जैसे कभी भी हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग में हम सेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो सेट के थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग होता है जहां पर हम इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं और बीच में गैप होता है। जैसे हमने वार्म अप करा, वार्म अप के बाद हमने क्या करा, 200 मीटर के फॉर एग्जांपल हमने 12 स्ट्राइड्स लगा लिए। 200 मीटर्स के 12, बीच में गैप भी है, 3 से 4 मिनट का हमने गैप रख दिया जिससे हम रेस्ट कर सकें। तो इसी को इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, कि कुछ इंटरवल के बाद हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो ये इंटरवल ट्रेनिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, स्मॉलर मसल तो ये तो होगा नहीं, मोर परसेंटेज ऑफ स्लो ट्विच फाइबर। जो स्लो ट्विच फाइबर हमारे होते हैं वो हमारे इंड्योरेंस के लिए होते हैं, और फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो हमारे स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि वो एक तो क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं, और दूसरा फास्ट ट्विच है तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतनी ज्यादा ही स्ट्रेंथ बनती है। तो इसका सही ऑप्शन था मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लग रहा हो कुछ पूछना है ना, तो उसमें बीच में ही पूछ लेना, वेट मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसमें जो थे तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन था। जैसे इंडिविजुअल स्पेसिफिक होना चाहिए जो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। अब हर इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर कोई एक दूसरे से डिफर करता है। सेम क्लास के बच्चे में भी क्या हो सकता है, किसी की हाइट ज्यादा, किसी का वेट ज्यादा हो सकता है, वेट कम हो सकता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो हर के लिए स्पेसिफिक हमारे पास ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछे थे, एक तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो गया, दूसरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जैसे हम पढ़ते हैं कि टॉप फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, कि हमारा परफॉर्मेंस कब आना चाहिए, उस हिसाब से हम पीरियडाइजेशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें अपनी टॉप फॉर्म चाहिए, और उसके बेसिस पे हम पीरियडाइजेशन करके ट्रेनिंग प्लान को बनाते हैं। और तीसरा है साइंटिफिक प्रोसेस, तो ये है ही। फिर है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टू। तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था, जिसमें हमने एक्टिव पढ़ा था, पैसिव पढ़ा था, स्लो स्ट्रेच मेथड, स्लो एंड होल्ड स्ट्रेच मेथड पढ़ा था, पीएनएफ पढ़ा था। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो है जहां पर हम विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी के असिस्टेंस से खुद हम फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। तो इसका सही आंसर है। अगर यही होता मस्कुलर स्ट्रेच विद असिस्टेंस, तो ये जो सेकंड वाला है, बी वाला जो ऑप्शन है, ये जो होता है ये हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता। इसके बाद द एबिलिटी टू कंप्लीट मूवमेंट इन करेक्ट सेंस विद इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज, डायरेक्ट डेफिनेशन है मूवमेंट स्पीड की। तो मूवमेंट स्पीड क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट, एक सिंगल मूवमेंट कम से कम टाइम में कर पाए, तो उसको ही मूवमेंट स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है क्या, मूवमेंट स्पीड। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा लग रहा हो तुम्हें कोई ऑप्शन पूछना है, तो बीच में ही पूछ लेना। एक्सेलरेशन स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी अपनी टॉप स्पीड पकड़ना, तो वो एक्सेलरेशन स्पीड हो जाएगी। तो ये किसके बाद आता है, अगर हम एक स्प्रिंटिंग का एग्जांपल लें, तो पहले तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा एक स्टिमुलस मिलेगा हमें। तो स्टिमुलस पे हम एकदम से रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन स्पीड आ जाएगी। रिएक्शन के बाद हमारा एक्सेलरेशन स्पीड आ जाती है। तो ये एक्सेलरेशन स्पीड वो हो गया। मैक्सिमम स्पीड, हम एक्सेलरेशन जब हमारा खत्म होने वाला होता है 30 to 40 मीटर्स का, उसके बाद हम मैक्सिमम स्पीड अपनी अटेन कर लेते हैं। उसके बाद जो फेज आता है वो हमारा लोकोमोटिव फेज आता है, जहां पर हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आता है वो डी एक्सेलरेशन फेज आता है एक स्प्रिंटिंग में। किसी का माइक ऑन है, वो अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो म्यूट कर लो। सत्यम तेरा है क्या, आइसोकिनेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये सब ना पढ़ लेना कि आइसोकिनेटिक किसने करा, काइनेटिक किसने करा। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग के मेथड है, ये आप पढ़ लेना एक बार।
तो इसमें जे पेरी था। जीडी सौंधी तो ये तो समझ में आ रहा था, आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। जीडी सौंधी कौन है, जल्दी बताओ। जीडी सौंधी ने क्या करा था? हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा क्या, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन? एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स। एरिस्टोटल के स्टूडेंट का नाम क्या था? प्लेटो, ये सब आ जाता है, ये सब भी देख लेना। फार्टलेग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। अब देखो फार्टलेग, अगर आपको नहीं पता फार्टलेग क्या होता है तो फार्टलेग बता देता हूँ मैं आपको। फार्टलेग, तो फार्टलेग एक ऐसा ट्रेनिंग होता है जिसके हम एक तो लॉन्ग मिडल, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के जो एथलीट हैं वो ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो जनरली ये मिडल के लिए होता है, लॉन्ग के लिए भी नहीं होता, मिडल के लिए होता है। और उसका काम क्या होता है, हमारे इंड्योरेंस में बहुत काम आता है फार्टलेग। तो आप एग्जांपल लो, ये एक 400 मीटर का ग्राउंड है। तो फार्टलेग में क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, वार्म अप के बाद हमने डिसाइड करा 2 मिनट्स हम थोड़ा तेज भागेंगे, तो 2 मिनट हम फास्ट भागे, फॉलोड बाय 2 मिनट थोड़ा स्लो पेस पे, फिर 2 मिनट के बाद हम फास्ट। अब इसको वेरी भी कर सकते हैं। अब मैंने अगली बार क्या करा, 2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर मैं 3 मिनट तेज भागा। तो इसमें क्या होता है, हम वेरीड स्पीड से भागते हैं, अलग अलग स्पीड रहती है। तेज, पहले फास्ट हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी थोड़ी सी रिकवरी के लिए, फिर फास्ट हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी। पर इसमें ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं भागते, ऐसा नहीं हम अपना ऑल आउट भाग गए, नहीं। हम इसको इंड्योरेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें ठीक ठाक भागेंगे, आप सब मैक्सिमल मान सकते हो। तो ऐसी ना 3 4 ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, जैसे एक तो फार्ट लेग हो गया, एक होता है आपका टेम्पो रन, और एक होता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग। तो इनके बीच में अगर किसी को पता है डिफरेंस क्या होता है तो बताओ, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। किसी को पता है तो बताओ। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फार्टलेग जो ट्रेनिंग मेथड है वो किसने डिवाइस करा था। तो फार्टलेग, एक तो फार्टलेग का मतलब स्वीडिश में कन्वर्ट करोगे तो होता है स्पीड प्ले। मतलब हम स्पीड से खेल रहे हैं, कभी स्पीड तेज कर दे रहे हैं, कभी स्पीड स्लो कर दे रहे हैं। तो ये फार्टलेग होता है। अब सिंपल देखो, फार्टलेग, टेम्पोरन और इंटरवल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है। इंटरवल ट्रेनिंग होती है बहुत ज्यादा इंटेंस। इसके अंदर होते हैं रेपिटेशन फॉलोड बाय रेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, 200 मीटर के हमने 12 स्प्रिंट मारे। ठीक है, हमने क्या करा, 200 मीटर के 12 स्प्रिंट मारे। तो ये इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, हमने 200 मीटर मारी एक, उसके बाद 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 200 मीटर, फिर 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले लिया। और जो हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो 80% से ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, मोर देन 80%, तो ये हमारा मैक्सिमल ट्रेनिंग हो गया। और इसमें हम अपने एनएरोबिक थ्रेशोल्ड को टेस्ट कर रहे हैं। तो एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक भी कैपेसिटी आ जा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना इंटेंसिटी कोप अप नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन भी यूज कर रही है, तो मसल से भी हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो ये एनारोबिक कैपेसिटी भी यहाँ यूज हो जा रही है। जो हमारा टेम्पो रन है, तो टेम्पो रन में क्या है, इसमें भी हम फॉर एग्जांपल हम 2 किलोमीटर तेज भागे, 2 किलोमीटर इजी भागे, फिर 2 किलोमीटर तेज, तो फिक्स डिस्टेंस है। पर इसमें पार्ट लेग से आप ज्यादा जान लगाते हैं और इंटरवल ट्रेनिंग से कम, तो इसमें आप मान सकते हो सब मैक्सिमल। और ये थोड़ा इजी होता है, इजी इन द सेंस थोड़ा फन भी होता है ये फर्ट लेग। जैसे मैं 400 मीटर, 400 और 800 मीटर भागता था, तो हमारा भी फर्ट लेग ट्रेनिंग होती थी, जनरली फ्राइडे या सैटरडे को हमारी फर्ट लेग होती थी। तो मजा आता था फर्ट लेग में। तो हमारा थोड़ा अलग था फर्ट लेग, जैसे डिस्टेंस थोड़ा कम होता था। जैसे ये 400 मीटर का ग्राउंड है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, तो पहले 50 50 मीटर के स्प्रिंट है। 50 मीटर स्प्रिंट, 50 मीटर इजी, 50 मीटर स्प्रिंट, 50 मीटर इजी। ऐसे करके जब 2 चक्कर हो गए फिर बढ़ा देते थे सर, कर्व टू कर्व कर देते थे, यहाँ से यहाँ लेके 80 मीटर भागना है, फिर स्ट्रेट में इजी, फिर कर्व स्ट्रेट तेज भागना है। तो कंपैरेटिवली फर्टलेग थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, फर्टलेग इजी होता है, टेम्पो रन बीच में आ जाता है। ठीक है।
तो फर्ड लेग किसका है, मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए होगा। लॉन्ग के लिए तो कंटिन्यूस रनिंग हो जाएगी, शॉर्ट के लिए इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग हो जाएगी, फर्ड लेग मिडिल डिस्टेंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद मेन कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी, तो सिंपल है, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। जब हम पीरियडाइजेशन पढ़ते हैं तो पीरियडाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अब मेरे को अपना फॉर एग्जांपल अपना टॉप फॉर्म अचीव करना है, मेरे को दिसंबर में अचीव करना है, या फिर नवंबर दिसंबर के आसपास मेरे को अचीव करना है, तो मैं अपना पूरा पीरियडाइजेशन उसी हिसाब से बनाऊंगा। मैं पहले तो क्या करूंगा, पहले कौन सा फेज आएगा, सबसे पहले ट्रेनिंग फेज आ जाएगा, जो बेसिक प्रिपरेशन फेज होता है हमारा। तो प्रिपरेशन फेज आ गया, फिर कंपटीशन फेज आता है, फिर ट्रांजिशन फेज आता है। तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा, प्रिपरेशन को 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, कंपटीशन को 2 पार्ट में, अगर मैं सिंगल पीरियडाइजेशन बना रहा हूँ। अब वहीं पर ही मेरे को 2 कंपटीशन अगर खेलना है, एक जून में खेलना है और एक नवंबर के आसपास खेलना है, तो यहाँ मैं डबल पीरियडाइजेशन का यूज करूंगा, जहाँ पहले प्रिपरेटिव पीरियड 1 आएगा, फॉलोड बाय कंपटीशन पीरियड जून, फिर प्रिपरेशन पीरियड 2, कंपटीशन पीरियड 2, और उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड। तो ऐसे करके चलेगा। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा अपने कंपटीशन के हिसाब से, मेरे को टॉप फॉर्म कब अचीव करनी है, उस हिसाब से मैं पीरियडाइजेशन करूंगा, सिंगल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन और ट्रिपल पीरियडाइजेशन, जैसे जैसा है। वहीं पर ही जैसे ओलंपिक साइकिल होती है, तो ओलंपिक साइकिल में 4 साल में हमें टॉप फॉर्म पे आना पड़ता है, तो टॉप फॉर्म को देख के ही सारा पीरियडाइजेशन करा जाता है। विक्रम म्यूट कर ले अपना माइक, कुछ पूछना होगा तो पूछ लियो बीच में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एड्स इन इंड्योरेंस, तो इसमें इंड्योरेंस का पूछा हुआ है, तो इसमें बाकी तो समझ में आ गया होगा। जो आपका फास्ट ट्विच फाइबर है वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो आपका स्प्रिंटिंग एक्सप्लोसिव पावर में काम आता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या है, एल्कलाई रिजर्व और स्लो ट्विच फाइबर। तो सीधे सीधे पता है हमारा जो स्लो ट्विच फाइबर है वो हमारा एंड्योरेंस से रिलेटेड है, और एल्कलाई क्या हो गया हमारा, ऑपोजिट टू एसिडिक, बेसिक हो गया। अब हमें पता है जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडिटी ऑफ द मसल हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो पीएच लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी में जो एल्कलाई रिजर्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस पीएच को, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस होने नहीं देते, थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है यार, फटीग का जो ऑनसेट होता है उसे लेट कर देते हैं, फटीग का ऑनसेट को लेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं। तो इसलिए इसमें अल्कलाई रिजर्व हो गया, और लोग इसकी लोडिंग भी करते हैं। जैसे अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट किसी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से पहले आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे आपका आता है इसे नाम होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आर्जेनाइन। अगर आप आर्जेनाइन लेते हो तो आर्जेनाइन अपनी आपकी बॉडी में NO2 बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड कम फॉर्म होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, अल्कलाई रिजर्व भी हो गया और स्लो ट्विच फाइबर भी हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम स्टेट्स दैट, अब इसमें ये था, अगर मैं किसी को, हमने पढ़ा था ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रिपरेटरी पीरियड की, ठीक है, मैं प्रिपरेटरी पीरियड की बात कर रहा हूँ। अब प्रिपरेशन पीरियड में हम क्या करते हैं, लोड ज्यादा रखते हैं, इंटेंसिटी कम रखते हैं, मतलब हम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करा रहे हैं, हम 12 रेपिटेशन लगवा रहे हैं किसी से, 15 20 रेपिटेशन, 200 200 मीटर के, तो हम लोड ज्यादा रख रहे हैं पर उससे इंटेंसिटी कम रख रहे हैं। हम उसे क्या बोल रहे हैं, आराम से भागो, 70% पे वर्कआउट करो, 75% पे करो, ऑल आउट नहीं भगा रहे हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी और लोड ज्यादा हो जाएगा। और वहीं पर ही अगर हम कंपटीशन पीरियड की तरफ चले जा रहे हैं, कंपटीशन पीरियड में जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, लोड को हम डिक्रीज कर देंगे, और जो हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। मतलब इंटेंसिटी का मतलब सिंपल क्या होता है, हम कितनी स्पीड से कोई एक्टिविटी को कर रहे हैं, मतलब हम 100% एफर्ट लगा रहे हैं, 100% इंटेंसिटी, फुल स्पीड से भाग रहे हैं, तो हमारा इंटेंसिटी ज्यादा है, लोड कम है, क्योंकि हम रेपिटेशन लास्ट में कम लगवा रहे हैं। उसके बाद फर्ड लेग ट्रेनिंग वाज डिवाइस बाय, मैंने बताया था स्वीडन में डिवाइस हुई थी। और फर्ड लेग का मतलब ही जो होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है वो स्पीड प्ले होता है। और किसने बनाई थी, जल्दी बताओ, अभी मैंने नाम भी बताया था, किसने डिवाइस करा था, गोस्टा होमर, GOSTAHOLMER, गोस्टा होमर ने बनाई थी स्वीडिश स्पीड प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सिस्टम इज एबल टू प्रोवाइड एनर्जी वेरी रैपिडली,
तो एनर्जी सिस्टम के बारे में आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ। अब हमारी बॉडी में अलग अलग एनर्जी सिस्टम होते हैं। अब आपने एक्टिविटी करी कोई, एक्टिविटी का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। एक तो क्या हो गया, आपने कोई एक्टिविटी करी 0 से 3 सेकंड की। एक कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो 3 से 10 सेकंड की है। एक है 3-4 मिनट के आसपास की हो रही है, और एक है मोर देन 3 और 4 मिनट्स। तो अब ये चार हमने कैटेगराइज कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी बॉडी की बेसिक एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट है वो हमारी क्या होता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, जब ये 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो ये एनर्जी बनाते हैं, 7.3 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हमारा एनर्जी का बेसिक होता है, हमारी बॉडी को एटीपी से ही एनर्जी मिलती है। तो अब क्या है, अगर मैं अपनी बॉडी में 0 से 2 या 3 सेकंड तक की कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसमें सीधे सीधे हमारी बॉडी में जितना भी एटीपी स्टोर्ड होता है वो यूज हो जाता है। तो स्टोर्ड एटीपी से हमें एनर्जी मिल जाएगी अगर 0 से 3 सेकंड का है। पर जैसे ही मैं 3 सेकंड से ऊपर जाता हूँ, अब हमारी बॉडी में एटीपी खत्म हो जाता है, क्योंकि एटीपी की जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। वो एकदम से खत्म हो जाता है इंटेंस एक्टिविटी में। अब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जहां पर 1 से 10 सेकंड तक की एक्टिविटी हो रही है, वहां पर मेरे को अपनी बॉडी का एटीपी रिप्लेनिश करना पड़ेगा बार बार। तो कोई सिस्टम काम करेगा, जब हमारा एटीपी 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो वो एडीपी बन जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम है, पीसी मतलब फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम, तो ये फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम का जो पी है वो जाके एडीपी में मिल जाता है, ऐड हो जाता है, और ये एडीपी बन जाता है दोबारा से एटीपी, और दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी होती है 3 से 10 सेकंड की, तो वहां पर हमारा एटीपी पीसीआर मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम यूज होता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्रेटिन काइनेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो ये एक्टिविटी करवाता है। तो सिंपल याद रखना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3 से 10 सेकेंड एटीपी पीसी। उसके बाद 3 से 4 मिनट की जो एक्टिविटी होती है उसमें हमारा लैक्टिक एसिड सिस्टम काम करता है, और जो 3 से ज्यादा मिनट की हो जाती है वो हमारी एरोबिक हो जाती है ना। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन सिस्टम काम करता है। एग्जाम्पल लेके चलो, अगर मैं भाग रहा हूँ 400 मीटर भाग रहा हूँ, या मैं 800 मीटर की रेस भाग रहा हूँ, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर मेरा लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, मसल में हमारी टाइटनेस आ जाती है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बन जाता है। वहीं पर ही अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन भाग रहा हूँ, मैं 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरा ऑक्सीजन सिस्टम काम कर रहा है, मैं आराम से ब्रीथ कर पा रहा हूँ, और उसी ऑक्सीजन से मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो वाला सिस्टम होता है ऑक्सीजन। तो याद रखना, 0 से 3 सेकेंड कोई सिंगल मूवमेंट होती है, उसमें बॉडी में स्टोर्ड एटीपी काम आ जाता है। 3 से 10 सेकेंड एटीपी पीसीआर सिस्टम, एडिनोसाइन फॉस्फेट फॉस्फोकरेटिन सिस्टम। थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट के आसपास लैक्टिक एसिड। 3 से 4 मिनी आप मान के चलो, 2 मिनट के आसपास एवरेज लेके चलो, 2 मिनट की जो एक्टिविटी होगी लैक्टिक एसिड सिस्टम, और उससे ऊपर की ऑक्सीजन वाला। कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब ट्रांजिशन पीरियड कौन सा होता है, जब हमने पीरियोडाइजेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन पीरियड होता है, उसके बाद कंपटीशन पीरियड आता है, उसके बाद हमारा ट्रांजिशन पीरियड आता है। अब पीरियोडाइजेशन एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर हम हाई लोड में एक्टिविटी करते हैं, इंटेंसिटी कम होती है, और हम जनरल एक्सरसाइज करते हैं, और जनरल से फिर स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं। कंपटीशन में हम क्या करते हैं, हमारे लोड कम हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और कंपटीशन एक्सरसाइजेस करते हैं रिलेटेड टू द गेम। जो गेम में हमें मूवमेंट करनी है वही हम रिपीट करते हैं बार बार। अब हम कंपटीशन खेल लिए, तो कंपटीशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, फटीग आ जाएगा, इंजरी आ जाएगा, मोनोटोनस सा लगेगा कि बार बार हम ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, बोरियत सी आने लग जाएगी ट्रेनिंग में। तो एंथुजियाज्म नहीं रहेगा। तो उसी को टैकल करने के लिए ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो हमारा रिकवरी का फेज होता है, जहां पर हमारा फटीग हट जाता है, अगर कोई इंजरी है तो वो रिकवर हो जाएगी, और हम इंजॉय करते हैं अपना, जिससे हम दोबारा प्रिपरेशन पीरियड के लिए स्टार्ट हो जाए, फिर हम दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर पड़े। जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड, एंड अगेन ट्रांजिशन पीरियड। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो ये रिकवरी के लिए होता है। Which of the following correctly defines eccentric training?
अब देखो, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप, जब हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में दो थे, एक तो हमारा था स्टैटिक और एक था डायनेमिक। अब डायनेमिक में भी हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। अब आइसोमेट्रिक का क्या मतलब, वो है जहां पर आपकी जो मसल है उसकी लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है, नो चेंज इन मसल लेंथ। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हमारा होल्ड हो जाता है, जैसे हमने प्लैंक करा, होल्ड वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, पुशिंग ऑफ द वॉल हो जाएगी, तो वो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आइसोटोनिक में क्या है, हमारी मसल की लेंथ चेंज हो रही है। तो आइसोटोनिक दो तरीके की हो सकती है, एक में हमारी मसल की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसे बोल देते हैं कॉन्सेंट्रिक, और एक में एक्सटेंड हो रही है, हमारी मसल की लेंथ बढ़ रही है, तो उसे बोल देते हैं इसेंट्रिक। तो इसका ऑप्शन क्या है, मस्कुलर एक्शन इन विच मसल लेंथन इन अ कंट्रोल मैनर। तो ये इसेंट्रिक ट्रेनिंग होती है। और एक आइसोकिनेटिक होती है, ये इसमें हमारी स्पेशल मशीन्स यूज होती हैं, जिम मशीन्स, जैसे हमारी एयर बाइक हो गई, ट्रेडमिल्स हो गए, तो मल्टी जिम हो गया, तो स्पेशलाइज मशीन का यूज होता है। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन बनता है और इन्हीं में से बनता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। तो इनसे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर कर देते हैं, और उस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुतों ने गलत भी कर रखा है। तो अगर इस टॉपिक में कुछ भी पूछना है मेरे को, अभी पूछ लो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। फिर अब बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगा समझाने में, तो यहीं पर ही एक बार अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो सर यहीं। सर स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेंथ को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। ठीक है मैं करता हूँ। देख, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक हो जाएगा हमारा स्टैटिक, एक हो जाएगा डायनामिक। अब जैसा वर्ड बता रहा है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या, स्थिर है कोई चीज, मूव नहीं कर रही है, और तभी भी हमारी स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, ये इस हाथ को समझ, ये दीवार है, यह हाथ, और मैं इसमें जोर लगा रहा हूँ। ठीक है। तो अब क्या है, मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वहीं का वहीं खड़ा हूं मैं, पूरी जान लगा रहा हूँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है, मूवमेंट ना होने के कारण ये हमारा स्टैटिक में आ जाता है। तो स्टैटिक है, जैसे हमने पढ़ा ना, मेट्रिक, जहां पर हमारी मसल की लेंथ सेम है पर तभी भी जान लग रही है। तो स्टैटिक हो गया वो मूवमेंट, कि हम एक ही जगह पे खड़े होके जान तो लगा रहे हैं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। पुशिंग ऑफ द वॉल, अब हमने क्या करा, एक, देखिए इंसान है, समझ लेना भाई। तो अब ये क्या कर रहे हैं, प्लैंक होल्ड कर रहा है, तो स्ट्रेंथ लग रही है पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। वहीं पर ही अगर हमने एक दीवार पे एक रस्सा बांध दिया, या फिर चलो टग ऑफ वॉर का एक मैच हो रहा है और दो टीमें एक दूसरे को खींच रही हैं, तभी एक ऐसी मूवमेंट आई जहां दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं, और जो रस्सा है वो एक जगह रुक गया। अब स्ट्रेंथ तो दोनों की लग रही है पर मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या हो गया, स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ लग रही है पर नो मूवमेंट इन द मसल्स है। उसके बाद डायनामिक में हमने करा आइसोटोनिक और काइनेटिक। देख, अब एग्जांपल ही देता हूँ, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। एक बार ना कैमरे में मेरे को देखना, तब मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। देख, जैसे ये मैंने एक डंबल यूज करा, जैसे हम जाते हैं जिम में तो हम क्या करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, डंबल ऊपर की तरफ उठाते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो मेन जो मसल है, जो मेन मसल कौन सा हो गया मेरा, मेन मसल हो गया मेरा बाइसेप। तो मेरा बाइसेप काम कर रहा है, अब मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा वेट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसो मेट ओ सॉरी कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट और छोटी हो रही है, तो ये कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होती है। अब मैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जल्दी बताओ। बाइसेप, जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था उसे क्या बोलते हैं, बाइसेप कर्ल कहते हैं। कर्ल का बाइसेप का। मतलब छोटा होना, तो बाइसेप कर्ल है। अब ये क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब इसेंट्रिक में क्या है, इसेंट्रिक में मैं हैवी लोड का यूज करूंगा, जैसे ये डंबल है, ये बड़ा है। अब ये मान ले, मैं इस डंबल का, ये मेरा 100% से ज्यादा का डंबल है, मतलब मैं मैक्सिमम 40 किलो उठा पाता था,
पर मैंने क्या करा, 50 किलो का डंबल ले लिया, 45 किलो का डंबल ले लिया। अब मैं इसे अपने जो मैक्सिमम जो मेरी रेंज है, तो मैं उस पे इसे होल्ड करके रखूंगा, जैसे मैंने ऊपर होल्ड करके रखा है इसको डंबल को, और धीरे 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 करके एक कंट्रोल्ड मैनर में होल्ड करके इसे नीचे लाता रहूंगा 8 से 10 सेकंड लेके। तो ये मेरा एक रेपिटेशन हो गया। तो ये इसेंट्रिक मूवमेंट होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक कंट्रोल्ड मैनर में मसल लेंथन कर रहे हो। अब इसमें मेरी एक्सरसाइज तो बाइसेप की हो रही है, पर मेरी मसल क्या हो रही है, लेंथन हो रही है, बड़ी हो रही है। तो ये मेरा इसेंट्रिक हो जाता है। तो ये याद रखना, स्टैटिक का मतलब एक वॉल को मैं अगर पुश कर रहा हूँ, यहाँ दीवार है तो मैं दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, पर कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो स्टैटिक हो गया। डायनामिक में ये हो गया। आइसोकिनेटिक में बस स्पेशल मशीन्स होती हैं। अब ध्यान दे, जब मैं बाइसेप कर्ल कर रहा था, अपना हाथ नीचे ले जा रहा था, तो जब मेरा सबसे ऊपर था हाथ, ठीक है, या तो मैं सर डंबल नीचे पुशअप रखूंगा। किस में आएंगे? क्या, रिपीट कर एक बार। सर पुशअप किस में आएंगे? पुशअप देख, पुशअप में तो मूवमेंट हो रही है, तो वो डायनामिक में आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो पुशअप में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो कंसेंट्रिक में आ जाएगा। देख, नीचे जा रहे हैं तो मसल छोटी हो रही है, उसके बाद लेंथन हो जा रही है, नॉर्मल पे आ जा रही है। अब देख, मैं डंबल जब ऊपर है तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट की पोजीशन है, यहाँ मेरी जान नहीं लग रही, मैं कितनी देर भी ऐसे खड़े रह सकता हूँ। वहीं पर ही जब नीचे से फिर मैं ऊपर ला रहा हूँ, तो नीचे भी एक ऐसी पोजीशन आ रही है जहां पर मेरी जान नहीं लग रही है। जान का लग रही है ऊपर लाने में, बीच के फेज में। तो यहाँ पर एक रेस्टिंग पोजीशन है अपने सबसे ऊपर जगह पे, जब हम टॉप पे ला रहे हैं, और एक जब डाउन है वहां पर रेस्टिंग फेज है। पर आइसोकिनेटिक एक ऐसी मूवमेंट होती है जहां पर आपका पूरे फेज में थ्रू आउट द मूवमेंट फुल लोड रहता है। तो जैसे हमारी जिम में मल्टी जिम मशीन होती है, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, फिर उसे नीचे ला रहा हूँ, तो ऊपर ले जाने में भी मेरी जान लग रही है, नीचे लाने में भी जान लग रही है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डेल्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो उससे याद रखना, आइसोटोनिक आइसोकिनेटिक में क्या है, थ्रू आउट द मूवमेंट हमारी जान लग रही है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछने तो पूछ लो। थोड़ी देर में ना मीटिंग ऑटो एंड हो जाएगी, उसके बाद में 6 मिनट के बाद मैं दोबारा दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, एक कॉलिंग भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि जूम में 45 मिनट में मीटिंग एंड हो जाती है। परफॉर्मिंग एक्सरसाइज विद लोअर इंटेंसिटी लीड्स टू, तो लोअर इंटेंसिटी है, तो सिंपल है, इंटेंसिटी अगर कम होगी तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब हम अपनी मूवमेंट को 100% पे नहीं कर रहे हैं, मतलब इजीली कर रहे हैं। तो लोअर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा, 60% पे कर रहे हैं, 65% पे कर रहे हैं मूवमेंट को हम, तो हम ज्यादा प्रोलॉन्ग देर तक कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए होती है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो ये तो आप प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अलग से पढ़ाए थे, उसमें से है, जैसे मेंटल एबिलिटी, टैक्टिकल एफिशिएंसी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेशन प्रोसेस, और स्पोर्ट्स स्किल। अब इसमें से हमें देखना है कि सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा है। तो ऐसे तो मेंटल एबिलिटी भी हो सकता है, पर टैक्टिक्स एंड ट्रेनिंग आ जाएगी इसमें। इसमें टैक्टिक्स आ रही है, स्ट्रैटेजीज आ रही है मेंटल एबिलिटी में। टैक्टिकल एफिशिएंसी भी वही हो गया कि हम कितनी अच्छी तरीके से ग्राउंड पे देख पा रहे हैं सिचुएशन क्या है, और उस हिसाब से एक प्लान बना पा रहे हैं और उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। अब एजुकेशनल प्रोसेस हमने क्यों कर दिया, क्योंकि एजुकेशन प्रोसेस हमारा थ्योरेटिकल भी होता है, तो वो इसलिए हमने कर दिया, नहीं तो एक्विजिशन और स्पोर्ट्स स्किल भी है। तो ये तीनों तो अच्छा ऑप्शन है, ये थोड़ा बेकार है, तो ये एलिमिनेशन से बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर सीयूईटी में। पिछली बार जब 8 क्वेश्चन आए थे, 8-9 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 4 डायरेक्ट थे, 4 स्टेटमेंट बेस्ड थे कि आपको समझ के करने पड़ेंगे। एक एक और था 8 के अलावा, एक +9 भी था, वो कोच के ऊपर था कि एक इफेक्टिव कोच कैसे कोचिंग देता है, उसके ऊपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोमैटिक फंक्शन सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। अब मैंने बताया था ना, सोमैटिक, सोमा सोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू द बॉडी। और बॉडी के क्या क्या रिलेट हो जाता है, हमें नींद नहीं आ रही, एपिटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लग रही, और वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है बॉडी ठीक ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, मतलब वाइटलिटी नहीं आ रही बॉडी में, एनर्जी नहीं आ पा रही, थोड़ा लिथार्जिक सा फील हो रहा है। तो ये तीनों ही हमारे बॉडी फंक्शन से रिलेट हो गए, जो आप दूर से किसी में देख सकते हो। और इसमें कलर ऑफ द स्किन आ जाएगा, स्वेटिंग पैटर्न आ जाएगा, तो ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। विच इज द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फर्ट लेग ट्रेनिंग, तो ऑफ सीजन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑफ सीजन क्या हो जाता है हमारा, प्रिपरेशन पीरियड हो जाता है, और प्रिपरेशन पीरियड में हम अपने जो मोटर कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे ट्रेनिंग कंपोनेंट है, जिसमें आ जाता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी ट्रेनिंग करते हैं।
जब हम कंपटीशन पीरियड में आ जाएंगे वहां पर हम किन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, स्पेसिफिक चीजों की जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो मैं स्पीड से ही करूंगा, पर ऑफ सीजन में मैं अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मैं मिक्स करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्रॉस ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ जिसमें मैं हर कंपोनेंट को टारगेट करके चलूँ। तो फार्टलैग किसकी है, ऑफ सीजन की है, क्योंकि थोड़ी कंपैरेटिवली इजियर ट्रेनिंग रहती है ये। सर रेसिंग सीजन की क्यों नहीं हो सकती? रेसिंग सीजन में देख इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने क्या बताया, ये इजी है। तो इजी का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी कैसी हो गई, इंटेंसिटी इसकी लो हो गई ना, इंटेंसिटी इसकी लो हो गई। और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इसकी हाई हो जाएगी, मतलब लोड हाई हो जाएगा और इंटेंसिटी लो हो जाएगी। तो सीधे सीधे क्या मतलब है, प्रिपरेशन पीरियड की एक्सरसाइज है। वहीं पर ही अगर हम कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में क्या हो जाएगा, हमारा इंटेंसिटी हाई हो जाएगी और लोड लो हो जाएगा। तो वहां मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग यूज कर लूंगा, ठीक है, इंटरवल कर लूंगा, इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग कर लूंगा। तो ये सब ज्यादा प्रेफर करूंगा जो थोड़ी हार्ड एक्सरसाइजेज है, मतलब जिसमें मेरे को इंटेंसिटी ज्यादा लगानी पड़ रही है। अब इसमें मैं आराम आराम से भाग रहा हूँ, तो एंड्योरेंस बनाने के लिए सही है ये, और एंड्योरेंस में बनाऊंगा प्रिपरेशन पीरियड में। पर जब मैं कंपटीशन की तरफ चले जाऊंगा वहां मेरे को स्पीड भी चाहिए एंड्योरेंस के साथ, तो मैं स्पीड एंड्योरेंस वाली चीजें करूंगा। तो इसको प्रेफर ना करके मैं करूंगा कि इंटरवल कर लूँ, टेम्पो रन कर लूंगा, टेम्पो रन कर लूंगा, इससे बढ़िया मैं फर्टलाइक ना करके टेम्पो रन कर लूंगा, इंटरवल ट्रेनिंग कर लूंगा, ये सब करूंगा। ठीक है, हाँ या ना। ओके सर। स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, तो स्पीड प्ले स्वीडिश में स्पीड प्ले का मतलब क्या होता है, फर्टलैग होता है। फर्टलैग का डायरेक्ट मीनिंग है इंग्लिश में स्पीड प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेटिव फैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में हमारा सीएनएस भी आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग आ जाती है, जैसे बैलेंस वगैरह, सेंडिंग ऑफ द इम्पल्सेस, सब इसी चीज में आ जाता है। दूसरा मूवमेंट सेंसेस आता है। अब इसमें हमने बताया था ना अलग अलग सेंसेस क्या होती है, वेस्टिबुलर सेंस होती है एक आपका, ठीक है, जिससे आप बैलेंस वगैरह बनाते हो, सुनते हो। एक आपका टैक्टाइल होता है और एक का विजन हो जाता है। तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन है ये आपकी मदद करती हैं। और कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, अगर आपका मूवमेंट अच्छा होगा, मूवमेंट इकोनॉमी है प्लस बैलेंस वगैरह आप में, तो आपके में अंदर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होंगी। तो इसका ऑल ऑफ द हो गया। सुपर कंपनसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू, अब सुपर कंपनसेशन में हमने क्या पढ़ा था, सुपर कंपनसेशन क्या होता है, जैसे आप ये मान के चलो ये आपने लोड दिया और ये आपकी बॉडी का एक नॉर्मल लेवल है, बेस लेवल है आपका। तो जैसे ही आपने हैवी लोड दिया, हैवी लोड की वजह से बॉडी क्या चली गई, फटीग में चली गई, ठीक है, और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और मसल ग्लाइकोजन ये सब क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। उसके बाद आपने उसे रेस्ट दिया प्लस रिकवरी दी, उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी ओवरशूट कर गई, क्योंकि बॉडी आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया, अच्छी डाइट दी, अच्छा रेस्ट दिया, तो बॉडी ओवरशूट कर गई। अब जब बॉडी ओवरशूट करी, आपने क्या करा, वापस बेस लाइन पे आने से पहले दोबारा इसको क्या कर दिया, लोड दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके आपकी बेस लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये सुपर कंपनसेशन इफेक्ट है। तो प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मैंने लोड दिया, अच्छी रिकवरी दी, जिसकी वजह से मेरा सुपर कंपनसेशन आया। अब मैंने रिकवरी नहीं दी होती और यहीं पर ही सेकंड ट्रेनिंग सेशन लगा लिया होता, कि बॉडी तो लोड की वजह से डाउन गई और मैंने एकदम से यहीं पर ही सेशन लगा दिया, तो फिर बॉडी डाउन चली जाएगी। तो इसकी वजह से कंटिन्यूस में ऐसे करता रहूंगा तो मेरा जो बेस लाइन है ना उससे भी नीचे परफॉर्मेंस चले जाएगा। तो मेरा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग की वजह से बढ़ने की जगह घट जाएगा। तो ये हो जाता है सुपर कंपनसेशन, क्या है, इफेक्टिव प्रपोर्शन बिटवीन, अच्छा रेशियो लोड और रिकवरी का। फिर ड्यूरेशन ऑफ अ मीजोसाइकिल इज, तो सिंपल है, मीजोसाइकिल का क्या होगा, 4 to 6 वीक। मीजो का क्या मतलब होता है, मिडल का। माइक्रो को कितना था, हमने जब पढ़ा था माइक्रो, पढ़ा था हमने 4 से 10 दिन, ये 4 से 6 हफ्ते, वो आपका। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, मैक्रो। मैक्रो आपका क्या चले जाएगा, 6 महीने तक भी जा सकता है, 8 महीने तक का भी जा सकता है। अगर आप मैक्रो प्लान कोई एनुअल प्लान